डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है और मैं कर्नाटक के एक छोटे से शहर स्थल का रहने वाला हूँ। हमारा ये शहर भले ही छोटा है, लेकिन इस शहर के कारनामे बहुत बड़े होते जा रहे हैं। ये परसों का दिन था जब मैं स्कूल से वापस आने ही वाला था तो मुझे एक भयानक सपना आया, वो भी जागते हुए। हमारी ये दुनिया किस तरह से तबाह होने वाली है मुझे भविष्य दिखाया गया था, और दूसरी दुनिया का वो शैतान जो मुझे दीवार पर चेहरे के रूप में नजर आया था, कह रहा था वो आ रहे हैं। वो दूसरी दुनिया से हमारी इस दुनिया में आ रहे हैं, लेकिन मैं उसे सपना समझकर भूलना चाहता था। कल का दिन उससे भी ज़्यादा भयानक था। एक मुर्दा स्कूल के उस गार्डन की ज़मीन से उठ खड़ा हुआ था और वो बिल्कुल बीच में आकर खड़ा हो गया और हमें घूरता रहा था। इससे पूरा का पूरा स्कूल डर गया था। उस मुर्दे को बाद में वहाँ से ले जाया गया और हर किसी का कहना था बस किसी ने उस मुर्दे को वहाँ पर गाड़ दिया होगा, जबकि पूरे स्कूल ने देखा था वो मुर्दा चल कर आकर वहाँ खड़ा हुआ था। सबकी चीखें निकल गई थी और उस मुर्दे की नज़र हम दोनों पर थी, मुझ पर और सम्राट पर। और कुछ ऐसा ही सपना जग्गी को भी आया था। अब हम जग्गी के घर पर थे और जग्गी ने वहाँ पर लहसुन का बोरा रखा हुआ था। हमने उससे सवाल किया था क्या इन सब का पेस्ट बनाकर हम उन मुर्दों को रोक सकते हैं। जग्गी का मानना था हाँ, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ अलग ज़रूर हो रहा था। यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई थी, यानी कि 5 से ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। यहाँ पर मीडिया वाले नहीं आ सकते और कोई भी इस तरह की रिपोर्टिंग यहाँ पर नहीं कर सकता। सरकार ने ये आदेश दे दिए थे, जबकि वो मुर्दा उस स्कूल के बीच में खड़ा हो गया। ये बात कहीं पर बताई नहीं जा रही थी। कहीं कोई समझ ही नहीं पाया क्यों इस खबर को दबाया जा रहा है। क्या सरकार, क्या पुलिस भी इस चीज़ को जानती है? ये शाम का वक्त था और वहाँ पर बहुत सारे लहसुन हमने छील छील कर रखे हुए थे। उनका पेस्ट बनाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं पर मंदिर का घंटा भी रखा हुआ था। वहीं पर लोहे की बड़ी बड़ी छड़ें भी रखी हुई थी। हम जब उस गांव में गए थे वहाँ प्रेतों को इन्हीं चीज़ों से संभाला था। हम ये जान गए थे दूसरी दुनिया के जो भूत प्रेत होते हैं वो लहसुन से बहुत ज़्यादा डरते हैं और लहसुन को छूने के बाद उनके शरीर में कोई केमिकल रिएक्शन होता है जिससे वो ख़त्म होने लगते हैं, और एक लहसुन को खाने के बाद एक प्रेत जिंदा नहीं रह सकता। जबकि इन छड़ों, इन मंदिर के घंटियों की आवाज़ों से भी उन्हें कुछ होता है और वो कुछ समय के लिए बेहोश हो जाते हैं। इसी का इस्तेमाल हमें यहाँ पर भी करना होगा, क्योंकि इशारा दे दिया गया था मुर्दा जिंदा हो चुका है। इस बार ज़रूर वो दूसरी दुनिया का शैतान अपनी आर्मी बनाने की कोशिश तो करेगा, जैसा उसने उस गांव में प्रेतों की आर्मी बना रखी थी, और वो कुछ कर रहा था जिसका हमें अब तक पता नहीं चला था। हम रात के 8 बजे तक जग्गी के उसी कमरे में बैठे हुए थे और तैयारी कर रहे थे। तभी उसके पिता वहाँ पर आए और हम सबको कमरे में देखकर वो जैसे चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका घबराया हुआ चेहरा जैसे उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ हो। उनके होश उड़े हुए थे और हम पर चिल्लाने की जगह वो खुद कुछ सोचे जा रहे थे, और वहाँ पर वो जैसे जम से गए, अकड़ से गए। कुछ समय बाद वो हिले और अपने कमरे की तरफ भाग गए। मैंने जग्गी से सवाल किया था, तुम्हारे पिता कुछ अजीब लग रहे हैं। हमेशा वो हमें गालियां दिया करते थे, जब भी हम यहाँ पर आते थे हमें भगा दिया करते थे, लेकिन आज वो सन्न से हो चुके थे जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो। जग्गी भी कहने लगा था, हाँ, पिताजी कोई तंत्र विद्याओं का इस्तेमाल करते रहते हैं, होता उनसे कुछ नहीं है, वैसे ही दिखावा करते रहते हैं, और मुझे लगता है हमें डराने की कोशिश कर रहे होंगे। चलो कोई नहीं, हमें तो अपना काम करना चाहिए। हम यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी हैं, मेरे पिता को वैसे भी कुछ नहीं आता। हम
अपने कमरे में सामान इकट्ठा कर रहे थे, किताबों में खंगालने की कोशिश कर रहे थे। जग्गी ने बहुत सारी वशीकरण की किताबें इकट्ठी कर रखी थी और उसमें हम देख रहे थे अगर मुर्दे इस तरह से ज़मीन से उठकर खड़े हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। तभी जग्गी के पिता दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ भाग निकले। उन्हें कोई ज़रूरी काम लग रहा था और वो वहाँ से जा चुके थे। हमने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। अब यहाँ पर हम शांति से काम कर सकते थे। कुछ समय बाद बाहर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जग्गी बोल पड़ा, यार पिताजी बहुत परेशान करते हैं यार, बार बार आते रहते हैं जाते रहते हैं। कुछ दिनों से पता नहीं उन्हें क्या हुआ है, बार बार आने जाने का काम करते ही रहते हैं। जग्गी भागता हुआ गया दरवाज़ा खोलने के लिए। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला हमें आवाज़ आई थी उस कमरे से। तभी उसके चीखने की आवाज़ और वो भागता हुआ हमारे कमरे के अंदर आ गया और बेड के नीचे छिप गया और हमें कहने लगा, बाहर जाओ, पिताजी हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं और सम्राट चलते हुए बाहर की तरफ गए। ये जग्गी के पिता नहीं थे बल्कि एक मुर्दा था। उसके शरीर की हड्डियां तक दिख रही थी, कपड़े गल चुके थे, मांस आधा गल चुका था, आंखें नहीं थी, दांत दिख रहे थे, जैसे हड्डियों का ढांचा हमारे सामने खड़ा हो और उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हो। हमारी तरफ वो देख रहा था लेकिन आंखें तो थी नहीं, अंदर से सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। कुछ था जो मुर्दों को जिंदा कर रहा था। चलता हुआ वो उस घर के अंदर आया जैसे हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। जग्गी तो पहले ही बेड के नीचे छिप गया था और चालाकी से हमें आगे कर दिया था। हम भी पीछे हटते हटते उसी कमरे की तरफ जा रहे थे और जल्दी से पीछे हटकर हमने वो दरवाज़ा भी लगा दिया। उसके बाद वो दरवाज़ा खटखटाए जा रहा था, जबकि हमें डर था वो दरवाज़ा तोड़ ना दे। मुर्दा उठ खड़ा हुआ था और आज जग्गी के घर तक आ गया था। शायद मुर्दों को पता चल रहा था कि हम कहाँ पर मौजूद हैं, इसीलिए वो यहाँ पर आ रहे होंगे। हमने दरवाज़ा लगा दिया था तो जग्गी में भी हिम्मत आ गई। उसने जल्दी से उस बोरे से वो छिले हुए लहसुन अपने हाथ में रख लिए। उसके बाद जैसे उसमें हिम्मत आ गई हो, मैंने भी वो मंदिर का घंटा उठा लिया था और उसे बजाऊंगा जब वो मुर्दा अंदर आने की कोशिश करेगा। जबकि सम्राट भी वहाँ पर उन लोहे की छड़ों को एक साथ रखे हुए था ताकि उनसे आवाज़ कर पाता। जैसे ही उस मुर्दे ने तेज़ी से खटखटाना शुरू किया, दोनों ने मुझे धक्का देकर कह दिया, दरवाज़ा खोलो, यहीं पर मारते हैं उन्हें। मैं भी कांपता कांपता आगे दरवाज़ा खोलने के लिए जा रहा था। हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। इन दूसरी दुनियाओं के शैतानों को संभालने के लिए हमने भी अजीब से हथियार बना रखे थे। ये लहसुन, घंटा और ये छड़ें इन्हें रोक सकती थी। मैंने भी दरवाज़ा खोल दिया और मैं पीछे की तरफ आ गया। वो मुर्दा चलता हुआ हमारे करीब आ रहा था और सामने खड़ा हो गया। तभी जग्गी की हिम्मत हमें हैरान कर गई। जग्गी ने हाथ में पकड़े हुए वो लहसुन उस मुर्दे के मुंह में डाल दिए थे। उसने बहुत सारे लहसुन उसके मुंह में डाल दिए और उसका पूरा मुंह भर चुका था। हमें इंतज़ार था कब उस मुर्दे को दर्द होना शुरू होगा, लेकिन हमारे सामने वो बाहर निकले हुए दांतों से वो लहसुन को चबाए जा रहा था। उसने चबाकर उसे थूक दिया और अब हमें डर लग रहा था। लहसुन से हमने प्रेतों को रोका था, हमने जलपरियों को रोका था, हमने एक चुड़ैल को मारा था, लेकिन यहाँ ये मुर्दे, इन्हें कुछ नहीं हो रहा था। इसके बाद मैंने मंदिर का घंटा बजाना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी तरफ सम्राट ने भी उन छड़ों को ज़मीन पर मारना शुरू कर दिया। वहाँ वो थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। हम समझने लगे थे उसे दर्द हो रहा है, उसे हम परेशान करके बेहोश कर देंगे, लेकिन मंदिर का घंटा और उन छड़ों को बार बार बजाने के बाद वो इस तरह से हिल रहा था जैसे इस ध्वनि पर नाच रहा हो। मैंने भी घंटा ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया, जबकि सम्राट ने भी छड़ें ज़ोर से मारनी शुरू कर दी, जबकि जग्गी तो पीछे दीवार से सटकर लग चुका था। हम उस तेज़ आवाज़ से उस मुर्दे को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो इस ध्वनि पर नाच रहा था। उसके बाद वो हंसने लगा और उसके हंसने की आवाज़ इस घंटे की आवाज़ और उस छड़ी की आवाज़ से भी बहुत तेज़ थी। हमने इन्हें बजाना बंद कर दिया और वो हंसता गया। उसके बाद हम थर थर काँप रहे थे। हम दोनों भी दीवार से जा सटे। इसके बाद वो चलता हुआ करीब आया और मध्यम सी आवाज़ में बोलने लगा, इंतज़ार करो कल का, कल मुर्दे उठ खड़े होंगे और भविष्य के सच होने का समय आ गया है। उसका शरीर जितना डरावना था, उसकी आवाज़ उससे ज़्यादा डरावनी और वो शब्द सबसे ज़्यादा डरावने। भविष्य बता रहा था वो, कल होगी मुर्दों के ज़िंदा होने की शुरुआत।
इसके बाद वो हमारे और करीब आना चाहता था, हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और तभी जग्गी ने वो मंदिर का घंटा उठाया और उसके सर पर मारा। वो शरीर जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि हड्डियां जैसे बस थोड़ी सी चिपकी हुई थी। उसका सर धड़ से अलग हो गया, एक खोपड़ी सर से जैसे नीचे गिर चुकी थी। वो घंटा बार बार मारता गया और वो हड्डी जैसा इंसान वहाँ बिखर कर फैल चुका था। फिर भी उसके मुंह से आवाज़ आ रही थी, कल शुरुआत होगी, कल शुरुआत होगी। बस 2-3 बार ही कहा था और चौथी बार बोलने से पहले ही जग्गी ने वो भारी घंटे से ही उस सर का कचूमर बना दिया। अब उस खोपड़ी से ज़रा भी आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन जग्गी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जग्गी बार बार उस कचूमर पड़े सर के ऊपर घंटा मारे जा रहा था। हम दोनों ने जग्गी को रोकने की बहुत कोशिश की। उसने 10-15 बार उस घंटे को उसके सर पर मारा होगा और वहाँ उस खोपड़ी का बिल्कुल चूर्ण सा बनाकर रख दिया, लेकिन जग्गी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो हमने उसे खींचकर पीछे लाया और उसके हाथ से वो घंटा छीन लिया। हम उसे शांत कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भर चुका था। ये गुस्सा कहाँ से आया था? उसे शांत करने के बाद मैं उससे पूछने लगा, क्यों इतना गुस्सा दिखा रहे हो? ये दुनिया खत्म नहीं होगी, हम उसे रोक लेंगे। तुम्हें इस तरह दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जग्गी के जो शब्द थे वो बहुत अजीब से थे। उसने कहा, अरे दुनिया खत्म होती है तो होने दो यार। 10 किलो लहसुन लेकर आया था मैं, 100 रुपये किलो मिले थे, 1000 रुपये लगे इस बोरे को लाने में, और ये लहसुन से नहीं बल्कि साधारण तौर पर भारी चीज़ से मर रहा है। मेरा तो नुकसान कर दिया कमीने ने। अगले 5 मिनट तक ना तो मेरे मुंह से एक शब्द निकला था और ना सम्राट के मुंह से एक शब्द निकला था। और उसके बाद हम दोनों के मुंह से जो शब्द निकले उसे मैं बता नहीं सकता। आप मान सकते हैं कि वो बहुत भयानक गालियाँ थी जो हमने जग्गी को दी थी। उसके बाद कुछ समय हम बैठकर बातें करते रहे। कल के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और समय भी बहुत ज़्यादा हो गया था। हमें घर की तरफ निकलना था, लेकिन एक चीज़ की तरफ हमने ध्यान दिया, ना तो मोबाइल काम कर रहे थे, ना टीवी पर कुछ भी आ रहा था, जैसे सारे सिग्नल यहाँ पर बंद हो चुके हों। हमें बाहर की खबर नहीं मिल पा रही थी और यहाँ की खबर शायद ही बाहर जा रही होगी। यहाँ पर कोई भी मीडिया वाला नहीं आ सकता। धारा 144 लगी हुई है। आखिर हो क्या रहा है? इसके बाद जग्गी को तो यहीं पर रहना था, लेकिन मैं और सम्राट वो छोटे साइकिल उठाकर घर की तरफ निकल पड़े थे। और जैसे ही हम दोनों अलग अलग हुए, मैं घर की तरफ जा रहा था और मेरी साइकिल की चेन उतर गई। उसके बाद उसे चलाते हुए लेकर घर की तरफ जाना था और वहाँ कुछ अजीब सा हुआ। कई पुलिस वाले सड़क पर खड़े थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मैंने कई पेड़ों के पीछे से झांकते हुए कुछ लोग देखे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर हर कोई डर चुका हो। घरों के अंदर कोई भी लाइट नहीं जला रहा था। कई पेड़ों के पीछे छिपे हुए लोग कर क्या रहे थे मैं समझ ही नहीं पाया, लेकिन जैसे ही अपने घर के करीब पहुंचा, मैं जान गया था उन पेड़ों के पीछे से वो कौन झांक रहा है। कई खोपड़ियाँ दिखी थी, कई उंगलियों की हड्डियां दिखी थी जो पेड़ के आगे से निकली हुई थी। ये मुर्दे थे जो धीरे धीरे ज़मीन फाड़कर उठना शुरू हो चुके थे। यहाँ मुर्दे जिंदा होना शुरू हो गए। इसका मतलब कल का दिन बहुत भयानक होने वाला है। मैं अपने घर की तरफ भाग निकला था और जल्दी से घर के अंदर पहुँचा। मैंने घर की वो कुंडी लगा ली थी। मेरे पापा और मम्मी ने पूछा था आखिर क्या हुआ, मैं इतना ज़्यादा डरा क्यों हुआ हूँ। इसके बाद मैं कुछ बता तो सकता नहीं था। मैंने ये कह दिया यहाँ पर कोई हमला होने वाला है, पुलिस इसीलिए जगह जगह पर खड़ी है, हमें घर के अंदर ही रहने के आदेश हैं, इसीलिए ना तो मोबाइल चल रहा है ना टीवी चल रहा है। मैंने बहाना लगा दिया था और पिता भी यही कह रहे थे। एक पुलिस वाला मिला था, वो कुछ बता नहीं रहा था। उसने कहा था यहाँ धारा 144 तो लगी है, कारण उन्हें नहीं बताया गया है, ऊपर से ऑर्डर आया है। अब मैं अपने बेड पर लेटा हुआ ये सोच रहा था, बचूंगा तो बचूंगा कैसे। हमें अपने शहर को भी बचाना है और ज़्यादा जानकारी हम बच्चों के पास है, बड़े तो कुछ जानते तक नहीं। हुआ क्या है, मुझे वो पूरी रात नींद ही नहीं आई थी। वो भयानक सपना जैसे आंखों के सामने घूम रहा था। मैं आज रात सो गया तो जैसे उसी दुनिया में फंस सकता था, ये सोचकर मैं सो नहीं पा रहा था। अगली सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला। डर में समय कितनी तेज़ी से बीतता है मैं आज समझ पाया था। और सुबह मैं बहुत ज़्यादा उतावला था। मेरे पापा ने कह दिया था अगर धारा 144 लगी है तो मुझे भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्कूल तो बंद होगा ना। मैंने पापा से कह दिया था स्कूल तो बंद है लेकिन
हमारे टीचर ने कहा था आज सुबह आना ही होगा, बहुत ज़रूरी काम है, वरना मेरे नंबर काट लिए जाएंगे। पापा मान गए थे। मेरी साइकिल की चेन उतरी हुई थी, मैं साइकिल को नहीं ले जा सकता था, तो मैं भागता हुआ ही सम्राट के घर की तरफ निकल पड़ा था। सम्राट से मिलूंगा, उससे बात करूंगा, तभी हमें कोई प्लान बनाना पड़ेगा। इसके बाद सम्राट घर के बाहर पहले ही मेरा इंतज़ार कर रहा था। अब हम जा रहे थे जग्गी के घर की तरफ। ना तो सम्राट के पास कुछ था, ना मेरे पास कुछ था। हमारे पास कोई प्लान ही नहीं था कैसे रोकेंगे मुर्दों को। और वहाँ सड़क पर बहुत सारी हड्डियाँ बिखरी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था उन मुर्दों से किसी ने तो लड़ाई की है, यहाँ पर हड्डियों को बिखेर रखा है। हम पुलिस वालों से भी बचते बचते, छिपते छिपाते हुए वहाँ से निकल रहे थे ताकि वो हमें देख ना पाए। हम खेल रहे हैं ये कहकर भी बच सकते थे, लेकिन हमें दोबारा घर में भेज दिया जाएगा। हम घरों के पीछे से निकलते हुए, दीवारों को फांदते हुए, कुछ लोगों के घरों के अंदर बने गार्डन के अंदर से घुसते हुए, दीवारों को फांद कर किसी तरह जग्गी के घर में पहुंच पाए थे। आज यहाँ पर आर्मी वाले भी जगह जगह पर खड़े हुए थे। जग्गी उस दरवाजे में एक छेद बनाकर वहाँ से बाहर देख रहा था। उसकी आंख साफ साफ दिख रही थी। जैसे ही हम उसके दरवाजे के पास पहुँचे, उसकी चीख निकल गई। शायद वो कुछ और ही देख रहा था। उसके बाद उसने दरवाज़ा खोला, हम अंदर गए और अंदर का नज़ारा बहुत अजीब सा था। हम क्या बताएं, ढेर सारी तलवारें, ढेर सारे बेसबॉल बैट, वहाँ अजीब अजीब तरह के हथियार पड़े थे और हम तो जग्गी की तरफ देख रहे थे। हम यहाँ जंग लड़ने के लिए नहीं आए हैं, तुम इतनी तलवारें क्यों रखे हुए हो? अगर पुलिस को पता चल गया तो तुम्हें उठाकर ले जाएंगे। लेकिन जग्गी का कहना भी तो सही था, हमें मुर्दों से लड़ना है, जो लहसुन से नहीं मरते, जो आवाज़ से परेशान नहीं होते। मारना तो इन चीज़ों से ही पड़ेगा, हमें असली योद्धा बनना पड़ेगा। अब मैंने भी एक तलवार पकड़ ली थी। इसके बाद सम्राट ने भी एक बेसबॉल का बैट उठा लिया था, जबकि जग्गी ने एक तलवार और एक बेसबॉल का बैट दोनों एक एक हाथ में पकड़ लिए। और अब इस तरह से हम घर से बाहर निकलने की सोच रहे थे। अगर कहीं पुलिस ने देखा तो हमें घर नहीं भेजेंगे, सीधा जेल में भेजेंगे। यही सवाल मैंने जग्गी से किया था, तुम सोच क्या रहे हो? इन हथियारों को लेकर हम बाहर चले जाएंगे और किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि हम कोई कातिल हैं? तब जग्गी ने कहा, पूरी रात जब तुम सो रहे थे मैं तैयारी कर रहा था, ज़रा पीछे जाकर देखो। हम घर के पीछे गए, वहाँ कम से कम 15 से 20 कुत्ते थे। वो इस तरह से गुर्रा रहे थे जैसे हमें अभी खा जाएंगे। मैं तो डर रहा था। मुझे भूतों से इतना डर नहीं लगता जितना कुत्तों से लगता है। बहुत परेशान करते हैं। गली गली में जितने भी कुत्ते हैं, जैसे यहाँ जग्गी ने इकट्ठे कर रखे थे। जग्गी तांत्रिक से ये जग्गी कुत्तों वाला कब बन गया पता ही नहीं चला। हम जग्गी से सवाल करने लगे थे कि आखिर कुत्तों को इकट्ठा क्यों किया है, क्या वो पागल हो चुका है? लेकिन जग्गी ने जो जो बातें कही, हमारा दिमाग भी खुलने लगा था। जग्गी ने कहा, मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? देखो, दिमाग बहुत तेज़ है मेरा। यहाँ हमारे मोहल्ले में जितने भी कुत्ते हैं, रात को लहसुन के पराठे बना बना कर खिला खिला कर यहाँ तक लेकर आया हूँ। और कुत्तों से ज़्यादा वफादार कोई नहीं होता। 4-5 पराठे अंदर पड़े हैं, एक एक करके सबको खिलाना शुरू कर दो। इसके बाद ये तुम्हारे कर्जदार हो जाएंगे और तुम्हारे साथ साथ ही घूमेंगे। मेरा सवाल ये था कि अगर ये कुत्ते हमारे साथ हुए भी तो इनका फ़ायदा क्या होगा? तो जग्गी ने अपने सर पर हाथ मार कर कहा, वो मुर्दे क्या हैं? मैंने कहा, हड्डियों के ढांचे। तो उसने कहा, कुत्तों को पसंद क्या होता है? मैंने कहा, खाना। उसने कहा, सबसे ज़्यादा पसंद क्या होता है? मैंने कहा, हड्डियाँ। बस यही तो काम आएंगे। जहाँ हम कुछ नहीं कर पाएंगे वहाँ कुत्ते काम करेंगे। जग्गी ने सच में ऐसा प्लान बनाया था जो हम सोच ही नहीं सकते थे। भले ही जितने मर्जी मुर्दे उठ खड़े हों, लेकिन हैं तो वो हड्डियों के ढांचे ही। और ये कुत्ते किस तरह से उन्हें निचोड़ कर रख देंगे, हर कोई जानता है। कुत्ते हड्डियों को छोड़ते नहीं। अब वहाँ 15 से 20 कुत्तों को लेकर हम आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन कुत्तों को भी जैसे जग्गी ने कपड़े पहनाए हुए थे। वहाँ उन कुत्तों के अंदर तलवारें छिपा दी थी हमने। कुत्तों के पेट पर बेसबॉल के बैट और तलवारें टंगे, इस तरह हम सेना लेकर निकले थे जैसे बड़ी जंग की तरफ जा रहे हों। हमारी पीठ पर वो बैग था जिसमें बहुत सारी रोटियां थी। जगह जगह रुककर हमें वो रोटियां उन कुत्तों को खिलानी थी। आज फिर से मुझे खुद पर हंसी आ रही थी और खुद पागल होने का एहसास हो रहा था। जैसे हम उस गांव में गए थे अजीब सी चीज़ें लेकर, आज फिर से हम ऐसी ही अजीब चीज़ें लेकर बाहर की तरफ निकले थे।
हम अब ये ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर वो मुर्दे हमें नजर आते हैं। यहाँ तो बहुत सारी हड्डियां बिखरी पड़ी थी और वो कुत्ते लपक लपक कर उन हड्डियों पर जैसे टूट पड़ते। उसके बाद यहाँ कुछ अजीब होना शुरू हो गया। बिल्कुल धूप निकली हुई थी दोपहर के 11 बजे तक, लेकिन अचानक बादल घिरने शुरू हो गए। यहाँ इसी तरह बड़ी तेजी से बादल आ जाते हैं और बारिश होनी शुरू हो जाती है, लेकिन जिंदगी में कभी नीले रंग के बादल नहीं देखे थे। उन बादलों के अंदर हल्की हल्की बिजली कड़कती जिसकी आवाज तक नहीं आती और वो नीले रंग की रोशनी उससे बाहर की तरफ झांकती। यहाँ हर तरफ नीली रोशनी छा सी जाती, आंखें हमारी बंद सी हो जाती। वो बादल बड़ी तेजी से घिराए थे और जैसे ही आसमान पर घिर गए आगे की तरफ बढ़ना बंद हो गए, जैसे छत की तरह छा गए थे। उसके बाद यहाँ नीली रोशनी छानी शुरू हो जाती और उसके बाद अंधेरा सा घिर जाता। बादल इतने घने थे कि यहाँ रोशनी दिख ही नहीं रही थी। स्ट्रीट लाइट्स जला दी गई थी और हम इंतज़ार कर रहे थे मुर्दों के उठने का। और उसके बाद मुर्दे उठने शुरू हुए। वहाँ बहुत सारे मुर्दे हमें सड़क पर इधर उधर जाते, लंगड़ाते, घिसटते नजर आना शुरू हो गए थे और लोगों की चीखें भी सुनाई दे रही थीं। लोग डरे हुए अपने घरों के अंदर से चीखें मार रहे थे, उनके पीछे मुर्दे पड़ रहे थे। कई लोगों ने हाथ में हथियार पकड़ रखे थे जिससे वो मुर्दों को मारने की कोशिश कर रहे थे और हड्डियों के ढांचे नुकसान नहीं कर पा रहे थे। जब भी वो ढांचे किसी का नुकसान करने की कोशिश कर रहे थे, हमने देखा लोग किसी भारी चीज से उनको ढेर कर देते और वो हड्डियां दोबारा जुड़ नहीं पाती। मुर्दे भले ही शक्तिशाली हों, लेकिन हैं तो हड्डियों के ढांचे ही। मांसपेशियों में शक्ति होती है, हड्डियों में नहीं। वो बस जुड़े हुए किसी तरह से डराने की कोशिश कर रहे थे और अंधेरे में कुछ लोग डर रहे थे, कुछ लोग मुकाबला कर रहे थे। इंसानों और मुर्दों की लड़ाई हो रही थी जिसमें पुलिस भी भाग ले रही थी। वहाँ कई आर्मी वालों को उन मुर्दों से कुश्ती करते हुए देखा। वो मुर्दे जैसे 2-3 जुड़कर बड़ा ढांचा बना चुके थे और बड़ा ढांचा एक आर्मी वाले से लड़ रहा था। 8 हाथ थे उसके जो आर्मी वाले को पकड़ रहे थे और अब इस ढांचे को तोड़ने में मुश्किल हो रही थी। यहाँ खड़े हम तीनों का एक ही सवाल था, हमें क्या इनका मुकाबला करना चाहिए या किसी जड़ को खत्म करना चाहिए? कहाँ से आ रहे हैं ये? हम तीनों को पता था कहाँ से आ रहे होंगे। सपने में हमें वो दीवार स्कूल के अंदर दिखी थी जहाँ से वो चेहरा बाहर की तरफ झांक रहा था। यकीनन वो शैतान वहीं से बाहर आने की कोशिश कर रहा होगा, इसीलिए हमें स्कूल की तरफ जाना था। यहाँ से स्कूल जाने का रास्ता काफ़ी लंबा था, काफ़ी घुमाव आते और काफ़ी घरों के पीछे से हमें निकलना पड़ता। पुलिस वाले हमें कुछ कह भी सकते थे, लेकिन मुर्दों से लड़ रहे पुलिस वाले और आर्मी वाले उनका मुकाबला करते या हमारा। लेकिन अब मुर्दों से डर हमें भी लगने लगा था। वो कुत्ते हमारे पास आने वाले किसी भी मुर्दे पर टूट पड़ते और उन्हें हिस्से में काट कर रख देते। लेकिन उसके बाद कई मुर्दे जैसे दिमाग का इस्तेमाल कर रहे थे। हम एक 7 फुट के इंसान के मुर्दे का मुकाबला भी कर सकते हैं, हमारे हाथों में तलवारें हैं। लेकिन अगर 3-4 मुर्दे जुड़कर बड़ा सा शरीर बना लें तो उसका मुकाबला कैसे करेंगे? बहुत सारे हाथ वाले वो जुड़कर मुर्दे एक मकड़ी की तरह लग रहे थे और भाग भी मकड़ी की तरह रहे थे। वो हमारा पीछा करने लगे थे, हम तीनों भी भागने लगे। वो कुत्ते हमारे वफादार थे जो मुकाबला कर रहे थे। अब वो मकड़ी से बचना मुश्किल था। उन कुत्तों को उठा उठा कर फेंकना शुरू कर दिया था। उन्हें जख्म मिलने शुरू हो गए थे। अब ये मुर्दे भयानक रूप में आ रहे थे, जैसे शक्तिशाली हो रहे थे। वो नीले रंग की रोशनी जब भी उन मुर्दों पर पड़ती, उन पर मांस जैसे थोड़ा बढ़ जाता। एक मुर्दे के सर की हड्डी पहले दिख रही थी जो कुछ समय बाद गायब हो गई और वहां पर मांस आ चुका था। जब तक ये बादल घिरे रहेंगे ये और धीरे धीरे शक्तिशाली होते रहेंगे। हमें जल्दी से स्कूल की तरफ जाना होगा। हाथ में तलवारें लिए हम इस तरह से भाग रहे थे जैसे पुराने ज़माने में हम किसी युद्ध में भाग ले रहे हों। लेकिन हम मुकाबला नहीं कर रहे थे, हम तो डरकर भाग रहे थे। वहाँ हर जगह मुर्दे जैसे ताकतवर होते जा रहे थे और लोगों से लड़ रहे थे। अब लोग हारने लगे थे। जो भी आर्मी वाले इनसे मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे वो इकट्ठे प्लान बनाकर जैसे उस आर्मी वाले पर हमला करने लगे थे। ये जुड़कर बड़ा आकार बना लेते और सामने वाला जितना भी तगड़ा होता उसे हराने में कामयाब होने लगे थे। लेकिन
लोग समझदार थे, वो इनसे दूर भागने लगते और घरों में छिपने लगते। ये दरवाज़ा तोड़ सकते थे। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये शक्तिशाली होते जाएंगे, इसलिए हमें स्कूल में जल्दी पहुंचना होगा। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए दीवारों को फांदते हुए आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन जब जब हम दीवार को फांदते वो छोटे आकार के कुत्ते हमारे साथ ना आ पाते। बड़े आकार वाले तो हमारे साथ ही दीवारों को फांद लेते। इस तरह उन कुत्तों की संख्या भी कम होने लगी थी। हमने एक हाथ में बेसबॉल बैट और एक हाथ में तलवार ले रखी थी ताकि आगे बढ़ने में परेशानी ना हो। दीवारों को फांदते गए कुत्तों की संख्या कम होती गई। अब एक भी कुत्ता हमारे साथ नहीं था और हम ही मुकाबला करने वाले थे। जहां भी हमें मुर्दा नजर आता हम छिपते छिपाते उनसे दूर भाग लेते और किसी तरह स्कूल पहुंचने के लिए हम हर कोशिश कर रहे थे। आगे वाला रास्ता सही नहीं था। लोगों की जंग लगी हुई थी उन मुर्दों से और वो मुर्दे भी लकड़ियों को जलाकर आग के सहारे लोगों पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। घरों में आग लग चुकी थी, लोगों के घरों से धुआं निकल रहा था। ये बिल्कुल वैसा दृश्य था जैसा हमें सपने में दिखाई दिया था। हमें पिछले जंगल वाले रास्ते से जाना सही लग रहा था क्योंकि वहां पर शायद ही कोई लाशें दफनाई गई हों। यहाँ शहरों में कई जगह पुराने ज़माने में लाशें दफनाई गई होंगी और शायद उन्हीं के मुर्दे उठकर बाहर आ रहे थे। इतने समय में तो हड्डियां भी गल जाती हैं, तो मुर्दे किस तरह से उठ रहे हैं ये हमारी समझ से बाहर था। लेकिन हमने जंगल का रास्ता चुन लिया था। उन पेड़ों के पीछे से निकलने में कुछ आसानी हो रही थी और कोई मुर्दा भी नहीं मिल रहा था। लेकिन वहाँ जो होना शुरू हुआ हमें उसकी उम्मीद नहीं थी। ज़मीन के अंदर से इंसान नहीं जानवरों की हड्डियां निकलनी शुरू हो गई थी। वहाँ सबसे पहले मिट्टी के अंदर से एक कुत्ता निकला। कुत्ता बिल्कुल हड्डियों की समान था, लेकिन उसके दांत तो थे। उसके भागने की रफ्तार भी तेज थी। हमारे हाथ में तलवार थी और हमने वो तलवार चलाई और वो हड्डियों का ढांचा बिखर गया। उसका मुंह अब भी खुल और बंद हो रहा था और जग्गी उसके मुंह में उंगली डालकर बार बार कोशिश कर रहा था जैसे उससे बच जाए। वो जैसे उससे खेलने लगा था। इसके बाद हंसकर कहने लगा, कुत्ते चाहे जितने भी आ जाएं, जग्गी हारने वाला नहीं। ये कहा था उसने और वहाँ से ज़मीन से कई कुत्ते और बिल्लियाँ निकलना शुरू हो गई। उनकी संख्या 10 से ज़्यादा थी और सबसे पहले जग्गी आगे भागा था। वो मुर्दा जानवर हमारा पीछा कर रहे थे और हम भी आगे उस जंगल में भाग रहे थे। अब कोई दीवार नहीं थी जिसे फांदकर हम बच पाते। वो जानवर पीछा करने लगे थे और हम तलवारों से करीब आए जानवरों को बार बार ढेर कर देते, लेकिन धीरे धीरे ज़मीन से जानवर निकलते जा रहे थे। जैसे ही एक बार ज़मीन से रीछ निकला, उसका आकार हमसे कितना बड़ा होता है पहली बार जान पाए थे। इससे पहले तो किताबों में पढ़ा था, तस्वीरें देखी थी। आज मुर्दा रीछ हमारे पीछे भाग रहा था। उसकी आवाज़ लकड़बग्घे जैसी थी, शायद उसका गला भी गल चुका होगा। पेड़ों के पीछे से इस तरह से निकलने में हमें थकान होने लगी थी और स्कूल काफ़ी नज़दीक पहुंच आया था। जैसे ही वो घर आए जो स्कूल के आसपास बने हुए थे, हमने वो दीवारें फांद ली, लेकिन उसके पीछे मुर्दे जैसे हमारा इंतज़ार कर रहे हों। हम पीछे नहीं मुड़ सकते थे, तो उन मुर्दों का मुकाबला हमारी तलवारें और बेसबॉल के बैट करने लगे थे। उन हड्डियों के ढांचों को ढेर करने लगे थे। हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने भी जैसे सेना बना रखी थी। बहुत सारे जोड़कर बड़े बड़े आकार में आ गए थे। कुछ तो जैसे हाथों की हड्डियां आपस में जोड़कर बड़ी लंबी लंबी बाजू बना चुके थे। फिल्मों में वो डायलॉग होता है ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। यहाँ तो इन मुर्दों के हाथ बहुत लंबे हो चुके थे। हमें पकड़ने की उनकी कोशिश नाकाम तभी हो रही थी क्योंकि वो जानते नहीं थे यहाँ कितने घुमाव हैं। हम हर बार घुमाव में मुड़ जाते और वो पीछे भागने लगते। उनकी रफ्तार धीरे धीरे तेज़ होती जा रही थी। उनका शरीर भी धीरे धीरे इंसानी बनता जा रहा था। वो हड्डियों के ढांचे अब आसानी से टूट नहीं पा रहे थे। हमारी तलवारें भी कोई तेज़धार तलवारें थोड़ी ना थीं। ये पुरानी जंग खाई तलवारें थी जो किसी तरह से जग्गी ने इकट्ठी की होंगी। बेसबॉल के बैट भी कच्ची लकड़ी के बने हुए थे, बार बार थोड़े से भुर जाते। हम इन बेसबॉल के बैट को उनके सर पर मारते, लेकिन अब मुर्दों के सर धड़ से अलग नहीं हो रहे थे। वो गिर जाते और फिर से उठकर पीछे भागने लगते। वो तलवारें जब हम तेज मारते तब उनके शरीर के अंग टूटते, उनमें से खून की कुछ बूंदें तक गिरती। ये मुर्दे शरीर बनाने लगे थे। कब ये असली इंसानों में बदल जाएंगे हमें पता तक नहीं चलेगा और हमें रोकने की इनकी कोशिशें
जैसे जीत की तरफ इन्हें ले जाएंगी। हम उन तलवारों से उनके शरीर को काट रहे थे और वो बार बार उन्हें उठाकर दोबारा जोड़ लेते। अपने मुर्दों के डॉक्टर भी जैसे उन्होंने साथ रखे हुए थे। कुछ मुर्दे उन टूटी हुई बाजुओं को उठाते और दूसरे मुर्दों के अंगों पर लगाकर उन्हें अजीब सा आकार दे देते, कभी मकड़ी तो कभी बड़ा सा जानवर। एक आदमी तो ऐसा देखा जिसका सर नहीं था लेकिन 18 बाजुएं थीं और वो हाथ बार बार हमें पकड़ने के लिए हमारी तरफ आ रहे थे। जैसे ही स्कूल की उस दीवार के पास पहुंचे, पीछे वाला गेट लगा हुआ था। हम पीछे वाली गेट की तरफ से जा ही नहीं सकते थे, ना उस दीवार को फांदा जा सकता था। इन दीवारों के ऊपर कंटीली तारें इसीलिए लगाई गई थी कोई भी बच्चा यहाँ से उस दीवार को फांद कर बाहर ना निकल पाए। लेकिन पीछे एक टूटी हुई दीवार जरूर थी जिसके बीच से मुर्दे खिसट कर बाहर की तरफ निकल रहे थे। वहाँ उनकी बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। ये ज़रूर इस जगह की प्रोटेक्शन कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पर पहुँच ना पाएं। हमें कुछ तो करना होगा अंदर जाने के लिए, इन मुर्दों को रोकने के लिए उस दीवार के पास पहुँचना होगा। लेकिन वहाँ जाकर करेंगे क्या, हमने सोचा नहीं था। हम उन दीवारों के पास इधर उधर घूमने लगे उन्हें कंफ्यूज करने के लिए। वो हमारे पीछे, जैसे वो हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बच्चों के भागने की रफ्तार मुर्दों से ज़्यादा तेज़ होती है। भले ही उनके शरीर तगड़े हो रहे थे लेकिन शरीर पर मांस आने से उनका वजन भी तो बढ़ता है। भागने में परेशानी हो रही थी उन्हें। इसीलिए हम उन दीवारों के पास से निकलते, छोटी छोटी जगह से घिसट कर निकल जाते और वो अब फंसने लगे थे। उनकी हड्डियां टूट जाती और उन्हें बार बार वो जोड़ने की कोशिश करने लगते। किसी तरह आगे वाले गेट तक हम पहुंच गए थे और वो मुर्दे पीछे से हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हमने वो गेट लगा दिया। हम अब स्कूल के अंदर थे और हमें पहुंचना था शायद 2nd फ्लोर पर। उस छेद के सहारे अंदर जाने का कोई रास्ता तो दिखा था हमें सपने में, लेकिन असलियत में क्या वो नजर आएगा हमें? हम अब स्कूल के अंदर भागने लगे थे और अंदर भी बहुत सारे मुर्दे वो जैसे उन रास्तों को रोकने के लिए कोशिश कर रहे थे और हमारे हाथों की तलवारें हम चुभो कर उन्हें दर्द दे रहे थे। वो थोड़ा सा चीखते और एक तरफ हो जाते। हम उनके शरीर के अंगों को काट देते और आगे भागने लगते। जगह जगह उन्होंने कपड़े जला रखे थे, उस आग को बुझाने में भी मुश्किल होती और जग्गी बार बार टांग फंसाकर उस मुर्दे को ही उस आग के ऊपर गिरा देता जिससे आग बुझ जाती। जग्गी यहाँ दिमाग का इस्तेमाल तो कर रहा था लेकिन हम जानते थे कभी कभी उसका दिमाग भी खराब हो जाता है और ये हमें नुकसान ना पहुँचा दे। सम्राट हम सब में तगड़ा था, इसलिए सबसे आगे वो बेसबॉल का बैट लेकर लड़ाई लड़ रहा था। किसी तरह उन गलियारों से हम 2nd फ्लोर तक पहुंचे थे। यहाँ उस दीवार को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सपने में वो दीवार 3री मंजिल पर ऊपर से जब हम पाइप से नीचे उतरे थे एक छेद के सहारे अंदर वाले कमरे में नजर आई थी। यहाँ पर सारे कमरे खुले हुए थे और हमें वो दीवार कभी भी इससे पहले दिखी ही नहीं थी। क्या वो दीवार यहाँ स्कूल के अंदर ही मौजूद है और उसे पीछे से बंद कर दिया गया है? हमें ढूंढना था। 2री मंजिल पर हमें वो दीवार दिखी ही नहीं। कई कमरे खुले थे, उसके पीछे वाली वो दीवार वैसी काले रंग की नहीं थी, जबकि कई जगह ताले लगे हुए थे, उन्हें हम खोल नहीं सकते थे। इसके बाद हम 3री मंजिल पर पहुंच गए। ऊपर छत थी और छत के बिल्कुल एक किनारे पर जब हम नीचे देखने लगे कुछ नज़ारा वैसा ही था जैसा सपने में आया था। वहाँ दूर कई घरों के अंदर से धुआं निकल रहा था, कई घरों को जला दिया गया था। वो मुर्दे हर तरफ हाहाकार मचा रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे, शायद मार भी रहे होंगे। लोग दुबक कर घरों के अंदर छिपे हुए थे, सड़कें खाली बस मुर्दों से भरी हुई। ऐसा लग रहा था ज़ॉम्बीज़ का अटैक हुआ हो, बस मुर्दे ही लंगड़ाते हुए दिख रहे थे। अधकटे मुर्दे भी घिसट कर आगे आ रहे थे। वहाँ अजीब से डॉक्टर मुर्दे भी थे। हम उन्हें डॉक्टर मुर्दे इसलिए कह रहे थे क्योंकि उन्होंने कुछ मुर्दों के आधे आधे धड़ आपस में जोड़ दिए थे, यानी कि नीचे टांगे नहीं बल्कि नीचे भी एक आधा कटा हुआ शरीर, सर नीचे भी सर ऊपर भी, और 4 बाजुओं से वो चलते हुए मकड़ी की तरह आगे बढ़ रही लाशें हमें देखने में भयानक दिख रही थी। हम अब ऊपरी मंजिल पर थे, नीचे भी भीड़ लगी हुई थी मुर्दों की। वो चेहरे जाने पहचाने से थे। क्या लोगों को मार दिया गया है? क्या ये उन लोगों की लाशें हैं जो अब ठीक ठाक दिखने लगी हैं? चेहरे पर मांस आने लगा था और वहाँ बिजली कड़कती नीले रंग की, लेकिन आवाज़ नहीं आती। यहाँ देख कर डर लग रहा था और जंग चल रही थी।
ऊपर से आते हुए फाइटर प्लेन भी हमें दिखे थे, 2-3 बार ऊपर से निकल कर गए थे। एक हेलीकॉप्टर भी आया था जो पास में ही कहीं रुका था। शायद ये जंग है मुर्दों की जिसमें आर्मी भी कूद पड़ी है। हम नीचे पाइप की तरफ देख रहे थे, क्या वहां से नीचे उतरकर कोई रास्ता है? छेद ढूंढो, छेद ढूंढो, वहां जग्गी यही कह रहा था। उसके बाद हम आगे पीछे होकर वो छेद ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ दीवार में कोई छेद नहीं था, लेकिन नीचे एक खिड़की की जगह सी बनी हुई थी। हमने उस जगह को पहचान लिया था, हम इसी से तो अंदर घुसे थे, और वो वही जगह थी जो प्रिंसिपल का 2nd फ्लोर पर कमरा है। यकीनन हम प्रिंसिपल के कमरे में कभी नहीं गए। जब भी वो हमें बुलाते थे हम भाग जाया करते थे, इसीलिए हमने कभी वो कमरा देखा ही नहीं। और शायद अंदर वो काले रंग की दीवार हो। ऊपरी मंजिल तक वो मुर्दे आ गए थे। हम उस दरवाजे से अब नीचे वाले फ्लोर में नहीं पहुंच सकते थे। वहां वो मुर्दे छत पर भरने शुरू हो गए, हमारा पीछा करने लगे थे। उनकी संख्या 10 से ज़्यादा होने लगी और अब हम मुकाबला करके नीचे नहीं जा सकते थे। वो यहाँ भारी पड़ते हम पर मकड़ियों जैसे मुर्दे, अजीब अजीब आकार वाले मुर्दे। हम उस पाइप के सहारे नीचे उतरने लगे थे। नीचे ज़मीन जैसे हिलने लगे थे। हम जानते थे ज़मीन से वो लावा ज़रूर निकलेगा। हम उस पाइप के सहारे नीचे उतरते गए। हम तीनों पाइप पर थे और उस छेद के सहारे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। तभी सम्राट ने कहा, हमें अंदर ही जाना है, लावा देखकर कूद मत पड़ना, तुम तैर नहीं पाओगे जैसे सपने में तैरे थे। जग्गी ने कहा, मैं पागल हूँ, सपने में तो कुछ भी कर सकते हैं, असल में थोड़े ना कर सकते हैं। मैं अपने शरीर को जलाना नहीं चाहता, इतना हैंडसम बड़ी मुश्किल से बना हूँ, शायद ही अगले जन्म में ऐसा बन पाऊँ। हम तीनों उस छेद के सहारे उस कमरे में थे। आगे गलियारा सा बना हुआ था। ये बहुत बड़ा कमरा था, शायद स्कूल का सबसे बड़ा कमरा। प्रिंसिपल के लिए ऐसा ही कमरा बनता है ना। लेकिन यहाँ काफ़ी अंधेरा। बाहर से आ रही वो नीले रंग की रोशनी अंदर जब भी पड़ती, चारों तरफ की दीवारें दिखती लेकिन रंग नहीं दिखता। सपने में यहाँ एक चेहरा दिखा था, वहीं से वो शक्तियाँ हमारी दुनिया में आ रही होंगी। यकीनन ये प्रिंसिपल ठग लग रहा है। हमारे स्कूल का प्रिंसिपल सबको परेशान किया करता था और बच्चों से कभी नहीं बनती थी। मुझे लगता है ये शैतान की मदद कर रहा है, उन्हें इस दुनिया में ला रहा है। जग्गी का मानना था, यार ये पापा से पहले से झगड़ा किया करता था, पापा को हमेशा परेशान किया करता था कि एक तांत्रिक यहाँ बच्चे को पढ़ा रहा है, इसे ज़रूर ही हम मार डालेंगे। अगर प्रिंसिपल यहाँ पर दिखा तो ये तलवार उसके पेट में घुसा दूंगा। तभी सम्राट ने कहा था, हम जिंदा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हमारी लड़ाई मुर्दों से है और प्रिंसिपल चाहे जितना बुरा हो, हम कानून को हाथ में नहीं ले सकते। चलो आगे उस दीवार को ढूंढने की कोशिश करो। हम उस दीवार को कैसे ढूंढते? वहाँ पर लाइट नहीं थी और बाहर से आ रही नीली रोशनी ही हमें दिखा रही थी। उसके बाद जग्गी ने जेब से वो माचिस निकाली और वहाँ तीली जलाने लगा। उस तीली से हर तरफ रोशनी हो रही थी और उसने कुछ कपड़ों को भी आग लगा दी। वहाँ प्रिंसिपल के कमरे में आग जलाकर जो खुशी जग्गी को मिल रही थी वो शायद हर किसी को मिलनी चाहिए थी, ऐसा सम्राट कह रहा था। उसके बाद हम आगे बढ़ने लगे। हाथ में कपड़ा लिए उसकी रोशनी से हम उस दीवार को ढूंढ रहे थे और जैसे ही हम पीछे वाली दीवार में पहुँचे, वहाँ आसपास कीलें लगी हुई थी जो पहचान में आईं। वहाँ बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी ज़मीन पर, वो भी पहचानी गई। यही दीवार थी जिसके अंदर से वो चेहरा झांक रहा था, लेकिन उसके ऊपर जो लिखा हुआ था उसने हमें हैरान कर दिया। उसके ऊपर लिखा था, धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, अब हमारा काम पूरा होगा। शायद ये मैसेज हमारे लिए ही था, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या उन्हें पता था कि हम यहाँ पर आएंगे? पीछे मुर्दे घिरना शुरू हो गए। वो भी पाइप से उतर सकते थे, लेकिन सपने में तो ऐसा नजर नहीं आया था। सपने में ऐसे आकार भी दिखे नहीं थे और लावा भी कहीं पर नजर नहीं आया। क्या ये सपनी जैसा माहौल ही है या इसे बदला जा चुका है? वहां पर मुर्दे घिरना शुरू हो गए थे और वो हमें घेरते गए। उनकी हंसी भयानक थी। वहां भीड़ बनाकर हम पर हंसते जा रहे थे। वो हंसते जा रहे थे और हम डरते जा रहे थे। हमें खदेड़ कर उस दीवार के पास लाया गया था। उस पर लिखे शब्द हमारे कानों में गूंज रहे थे और ये मुर्दे बोल नहीं सकते थे हमारे सपनों में। यहाँ उन्होंने बोलना शुरू किया था। एक मुर्दा जो वहाँ कई लाशों को जोड़ जोड़ कर अजीब आकार दे रहा था, वो चलता हुआ आगे आया और उसने हमको जवाब देने शुरू किए।
तुम शैतान बच्चे पहले भी उसे आने से रोक चुके हो। वहां तुमने उस गुफा को ही बंद कर दिया, लेकिन हमारे पास रास्ते बहुत हैं। सिर्फ तुम शैतान बच्चे ही थे जो हमें रोक सकते थे, इसीलिए तुम्हें वो सपना दिखाया गया और यहाँ पर लाया गया। अब तुम वापस नहीं जा सकते और आज रात तक वो रास्ता खुल जाएगा। दूसरी दुनिया के वो शैतान आने वाले हैं। हम तो यहीं की लाशें हैं, हम उन बुरे इंसानों की लाशें जिसे उसने अपने काबू में किया है। हमें जिंदगी का वादा किया और हम उठ खड़े हुए। हम तुम्हें रात तक यहीं बंदी रखेंगे और वहां वो काम पूरा हो जाएगा। हमारा सवाल था, कौन सा काम? हमें कहां जाने से रोका गया है? सब हंसने लगे थे और हम जान गए थे हमें यहाँ पर फंसाया गया है। ये सपना जानबूझकर दिखाया गया है और हम उसे रोकने के लिए यहाँ पर आए, जबकि कहीं और से वो हमारी दुनिया में आने वाला है। हम कुछ नहीं कर सकते थे। वहाँ वो लाशें आकार ले चुकी थी और हमारी तलवारें उन्हें रोकने में नाकाम थी। एक एक करके वो बेसबॉल का बैट और वो तलवारें हमसे छीन ली गई थी। हमें दीवार के पास हटा दिया गया था। अब हमें कोई नहीं बचा सकता था। उनके नाखून शायद हमें धीरे धीरे दर्द भरी मौत देते और हम 13 साल के बच्चे क्या कर सकते थे? चीख ही सकते थे और हम सब चीख रहे थे। लेकिन अचानक पीछे से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। ये मुक्कों की आवाज़ थी, ये ज़मीन फटने की आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था मुर्दे भी चीख रहे थे। पहली बार मुर्दों को चीखते हुए देखा था। इससे पहले तो मुर्दों को काट भी दो, वो मुस्कुराते रहते थे, लेकिन आज मुर्दे चीख रहे थे। वो किसी चीज़ से डरे हुए थे। पीछे कोई था जो उन्हें नुकसान पहुंचा रहा था। वो मुर्दों की भीड़ धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी और कहाँ जा रहे थे वो हमें पता नहीं चला। पीछे भीड़ गायब सी हो रही थी। धीरे धीरे वो खत्म होते गए और हर कोई पीछे की तरफ मुंह करके किसी से लड़ रहा था। वो अब हमसे घबरा नहीं रहे थे, बल्कि उससे घबरा रहे थे जो आगे से आ रहा था। काले कपड़े पहने कोई इंसान जो हमारी तरफ बढ़ता जा रहा था। वो मुर्दों को पकड़ पकड़ कर जैसे ज़मीन में गाड़े जा रहा था। हम दूसरी मंजिल पर थे, लेकिन हमारी आंखों के सामने वो छत जैसे फट जाती, अंदर अंधेरा नजर आता, जैसे दूसरी दुनिया का कोई दरवाज़ा हो। वो उसमें उन्हें गाड़ देता। पूरे के पूरे मुर्दों को वहाँ ज़मीन में गाड़ दिया गया था। हम दीवार से सटे हुए उन मुर्दों से भी ज़्यादा शक्तिशाली इस चीज़ से डर रहे थे। वो कौन था? चलता हुआ वो हमारे पास आया और तभी जग्गी बोला, हमें मत मारो, हम तो मासूम बच्चे हैं, वैसे ही हमें फंसाया गया है, हमें नुकसान मत पहुंचाओ। और उसने जो कहा वो हमारे लिए बहुत अच्छा था। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, मैं इन्हें मारने आया था। और तुम ही वो बच्चे हो ना जिसने उस गुफा को बंद किया है? मैंने कहा, हाँ, लेकिन आप कौन हो? उसने कहा, मैं भी गया था उस गांव में, मुझे पता लगा था और उससे पहले ही तुमने उन्हें रोक दिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही मैंने ये नीले बादल देखे थे मैं समझ गया था, और ऐसा ही सरकारें भी समझ गई थी। खुफिया एजेंसीज ने यहाँ पर धारा 144 लगवा दी और तभी मुझे पता था मेरे जाने का समय आ गया है। चलो जल्दी से हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि वो दूसरी दुनिया का शैतान यहाँ कभी भी आ सकता है। हमें रोकना है। वो किस रास्ते से आ रहा है हमें जल्दी से जानना है। तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? मैं सुन चुका हूँ, तुम्हें फंसाया गया है, लेकिन क्यों? उन्हें क्या डर था? तुम कहाँ पर थे जो उन्हें रोक सकते थे, इसलिए तुम्हें वहाँ से दूर भेजा गया? हमें वापस वहीं पर जाना होगा। हम नहीं जानते थे वो क्या कह रहा है, लेकिन उसके साथ जाने में ही भलाई थी। वो उस ज़मीन से निकले हुए मुर्दों को दोबारा ज़मीन में गाड़ सकता था। हम उसके साथ नीचे वाले फ्लोर तक गए और वो मुर्दों को ज़मीन में गाड़ता रहा। उस स्कूल के बाहर भी हम निकले थे उनका मुकाबला करते हुए। तभी मैंने कहा था, हम आपके साथ नहीं जा सकते, हम नहीं जानते आप कौन हैं। आप ही अगर हमें फंसा रहे हो तो क्या करेंगे? वो हमारी तरफ घूमा था और उसने कहा था, मेरा नाम है विक्टर महाजन, लोग मुझे द डेड मैन कहते हैं और मैं अपना काम करने के लिए आया हूँ। हमें अब उस रास्ते को ढूंढना होगा जिससे ये मुर्दा जिंदा हो रहे हैं। कोई तो है
जो इनकी मदद कर रहा है और वो हम इंसानों में से एक है। ज़रूर वो इस शहर स्थल का ही रहने वाला है। कौन हो सकता है जो मुर्दों को जिंदा करेगा? उसके सवालों का जवाब कौन दे सकता था? इसका जवाब हमें अगले एपिसोड्स में पता लगेगा। दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही रोमांचक होने वाले हैं, क्योंकि छोटे जासूस की मदद करने के लिए पहुंच चुका है विक्टर महाजन द डेड मैन। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए डरते रहें।